गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन दिस क्विज कॉन्टेस्ट। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग सम वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that could be asked in your various examination which are preparing. It may be for highest level to the lowest level. That could be yes, I am talking about civil service, UPSC or other competitive examination. In this video I am going to describing questions with the explanation. So don't worry about it. I'm not just on playing the games but also explaining the way. Okay, let's see the first question on the screen. Quiz grounds, let's play. First question on the screen. Himalayan mountains are example of extraterrestrial impact, extraterrestrial impact, Continental ocean convergence, a subduction zone, or continent convergence. I think this is the simple question. First question, it's a right answer. जिन्होंने डी आंसर दिया है, कंटिनेंट कन्वर्जेंस के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है और हिमालय माउंटेन बना है या एग्जाम्पल है, तो दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स सी समथिंग अबाउट इट. देखिए, हिमालय माउंटेन रेंज और टिबेटन प्लेटो हैव फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट. जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकरा गया, लगभग आज से लगभग 50 मिलियन पहले, और आज भी लगभग चढ़ रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि हिमालयन आर स्टिल राइजिंग बाय मोर देन 1 सेंटीमीटर. हर साल 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसकता जा रहा है. कंटिन्यूज टू मूव नॉर्थवर्ड टू द एशिया, इनटू द एशिया की तरफ, विच एक्सप्लेन द ऑकरेंस ऑफ द शैलो फोकस earthquakes in the region today. Okay. Second question, which of the following statement describe the radial drainage pattern? Radial drainage pattern के बारे में इनमें से कौन सा कथन बताता है? Drainage pattern resembling the branches of a tree when the primary tributaries of river flow parallel to each others and secondary tributaries join them at the right angles, when the rivers discharge their waters from all directions in a lake or a depression, when the rivers originated from a hill and flow in the all direction. Which of the answer about radial drainage pattern? चलिए सोचिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में. रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आपने पढ़ा होगा. नदियों के विभिन्न जो स्वरूप होते हैं, उसके जो चित्रिकाएँ होती हैं. चलिए, इसका सही जवाब मिल चुका है आपको मेरे ख्याल से. ऑफकोर्स डी इज द राइट आंसर. वंस अगेन, इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में सुनिए. ड्रेनेज पैटर्न resembling the branches of tree is known as dendritic example of which are the rivers of the northern plain. ये जो नॉर्दर्न प्लेन में जो नदियाँ हैं ना, वो ट्री के शाखाओं की तरफ फैली हुई है, इसलिए उसको डेंट्रिक बोलते हैं. डेंट्रिक. When the river originated from a hill, जब किसी पर्वत से एक नदी निकलती है या एक से अधिक नदियाँ निकलती है, तो वो क्या होती है, बहुत सारे डायरेक्शन में चली जाती है. इस प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न को रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं. दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक रेंज प्रेजेंट एट ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इट. जब आप मध्य प्रदेश का अमरकंटक, वहाँ पर जो ढेर सारी नदियाँ निकलती है, एक हिल से निकलती है और वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, ट्री के मतलब ऑल डायरेक्शन में ओरिजिनेटेड होती है. ठीक है. अगला है द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर. जब नदी का प्रमुख जो सहायक नदी होता है, अगर वो फ्लो पैरेलल टू ईच अदर्स, एक दूसरे के अगर मानते हैं एक बड़ी नदी है, उसकी ढेर सारी सहायक नदी हो सकती है. जब एक ढेर सारी सहायक नदियाँ एक दूसरे के पैरेलल चले और उसी नदी की सेकेंडरी सहायक नदी उससे आकर अगर 90 डिग्री में मिल रही हो, तो इस प्रकार के पैटर्न को टेरोरियल्स पैटर्न कहते हैं. और व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक, जब अलग अलग दिशाओं से नदियां आकर किसी एक जगह में इकट्ठा हो रही हो और डिप्रेशन बना रही हो, इस प्रकार के पैटर्न को सेंट्रीपिटल यानी अर्थात केंद्र की तरफ आ रही है. ठीक है. सारी प्रकारें मैंने बता दिया. इसको आपको मिलान जोड़ में भी दिया जा सकता है कभी किसी और दिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. विच ऑफ द फ्लोइंग फेमस रीजन आर फाउंड इन द ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंज? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल में कौन कौन से प्रमुख रीजन पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं कश्मीर वैली, सियाचिन ग्लेशियर, डल लेक, बाल्टोरो ग्लेशियर. ऑप्शंस हियर एंड टाइम स्टार्ट नाउ. देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए.
चलिए, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। इसका सही जवाब है 1 2 3 4, सभी सही हैं, सभी सही हैं। जी हाँ, ग्रेट हिमालयंस और पीर पंजाल के सभी स्थान, कश्मीर वैली, सियाचिन ग्लेशियर, डल लेक, वाल्टोरो ग्लेशियर, ऑल आर राइट। देखिए, लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। ऑल द रीजन आर फाउंड इन बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजाल। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ऊपर बताया गया सारे के सारे जगह फेमस है, जिसमें कश्मीर हिमालय आर ऑल्सो फेमस फॉर करेबा फॉर्मेशन विच आर वेरी यूजफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ जैफरॉन। ये केसर की जो खेती होती है ना कश्मीर में, वो वास्तव में एक भूमि पे होती है जो करेबा में होता है, और ये लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन होता है। आपको हाल में ही पता होगा कि कश्मीर के जो केसर है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, और पूरा विश्व में जो सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करता है तो वो ईरान करता है, भारत दूसरे नंबर पे है। ओके, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ द रीजन आर जो जी ला ऑन द ग्रेट हिमालयास, बनिहाल ऑन द पीर पंजाल, उसके बाद आपको फोटुआ ला ऑन द जास्कर एंड खुरदंगा ला, ये जो खारदुंग ला है ऑन द लद्दाख रेंज। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश लेक्स सच एज डल लेक, उलर लेक, साल्ट वाटर लेक्स जैसे पैंगोंग, तोसो एंड तासो मोरोरी आर ऑल्सो इन दिस रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। कैस्पियन सी किसके साथ बॉर्डर बनाता है? रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, इस पर मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, आपके समय शुरू हो चुके हैं। आप चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाइए, क्या तुर्कमेनिस्तान सही है कि नहीं। चलिए, आपका समय होता है समाप्त, और आपको सही जवाब मिल चुका होगा मेरे ख्याल से कि तुर्कमेनिस्तान, और सी इज़ द राइट आंसर। आपको यही बताना था कि आपको पकड़ना था कि कैस्पियन सी इसी के साथ बॉर्डर करता है, तो आप देख लीजिए किसके किसके साथ। रसिया है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान के साथ लगाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है डंकन पास किसके किसको जोड़ता है? डंकन पास लाइज बिटवीन किसके किसके बीच है? डंकन पास, इसे देख लीजिए ऑप्शन आपको पढ़ लेना है खुद। चलिए, इसका भी सही आंसर आपको मिल चुका है मेरे ख्याल से। इसका सही जवाब है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ता है डंकन पास। सी इज द राइट आंसर, नथिंग एल्स एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आपको सोचना है और बताना है कि इसमें दिए गए कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कंडक्टेड बाय आरबीआई with an objective to adjust rupee liquidity condition in the market on a durable basis. Okay, these operations are conducted only on quarterly basis in a manner that the balance inflation while helping banks continue to lend. RBI carries out the open market operation through commercial banks and does not directly deal with the public. अब बताइए, आपके सामने ऑप्शन भी है और आप समय लेते हैं, ले लीजिए। इसका आपको थोड़ा सा हिंस लगाना होगा दिमाग, आई थिंक आपने लगा लिया है। जी हाँ, इसका ध्यान से सुनिए कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो केवल और केवल क्वार्टरली बेसिस पे होगा। ऐसा कोई सही लगता है तो दो काटिए, दो दो दो, आपका सही जवाब 1 और 3 हो गया। सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखिए व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशन? दे आर कंडक्टेड बाय आरबीआई ऑफ कोर्स बाय द सेल और द परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G securities, to adjust money supply condition. Central banks sell government securities to suck out liquidity from the system and buys back government securities to infuse liquidity into the system. These operations are often conducted on day-to-day basis, not on quarterly basis. Okay, in day-to-day basis, in a manner that the balance inflation while helping banks continue to lend. RBI uses OMO, open market operation, along with the monetary policy tools such as repo rate, cash reserve ratio, SLR, to adjust the quantum and the price of the money in the system. When the RBI wants to increase the money supply into the economic, it purchases the government securities from the market and it sells the government security to suck out liquidity from the system. RBI carries out the OMO through the commercial banks and डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। ये पब्लिक के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। ऐसा नहीं कि ये आरबीआई बोलता है कि ऑनलाइन में हम लोग आइए अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, ऐसा कुछ नहीं। वो बैंकों को देता है, बैंक उसके माध्यम से लोगों के पास जुड़ती है।
अगला क्वेश्चन आपका, एज पर द एग्रीकल्चर सेंसस कंसिडर द फ्लोइंग कैटेगरी ग्रेडाइजेशन ऑफ फार्मर्स। चलिए, ये जो 2011 का जो सेंसस है अभी, माफ़ी मतलब इसके एग्रीकल्चर सेंसस अभी हाल में जो आया था, उसके आधार पे आप बताइए कैटेगराइजेशन जो किया गया फार्मर का, क्या वो परिभाषा सही दिया गया? और नीचे स्मॉल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, मीडियम फार्मर जिसके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच हो, और लार्ज फार्मर जिसके पास 10 हेक्टेयर से एबव हो। विच आर करेक्ट स्टेटमेंट? चलिए, आई थिंक स्मॉल फार्मर के पास क्या 2 हेक्टेयर की ज़मीन होती है? तो बिल्कुल नहीं, इसलिए एक काटिए, आप आंसर में पहुंच चुके हैं। चलिए, तो समझ लीजिए, एग्रीकल्चर सेंसस कहता है ऑपरेशनल होल्डिंग्स आर कैटेगराइज इनटू द 5 क्लासेस। 5 क्लासेस में है। मार्जिनल, बहुत ही सीमांत, जिसको मतलब 1 हेक्टेयर से कम हो, और स्मॉल में देखिए 2 हेक्टेयर दिया था तो वो गलत था, बल्कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होना चाहिए। और सेमी मीडियम में 2 से 4 हेक्टेयर, और मीडियम में है 4 से 10, और लार्ज में है 10 से हेक्टेयर से लेके उससे ज़्यादा। ओके, तो याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें आप कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन हियर, विद द रेफरेंस टू द करेंसी मार्केट द टर्म कन्वर्टिबिलिटी, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसको संदर्भित करने के लिए? कन्वर्टिबिलिटी क्या है आखिर? और ये करंट करेंसी मार्केट में फ्रीडम टू एक्सचेंज करेंसी लाइक द कमोडिटी अक्रॉस द काउंटर, फ्रीडम टू इन्वेस्ट ग्लोबली, फ्रीडम टू रेजिडेंट्स टू रिमीट आउटसाइड द कंट्री। ओके, आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट, बट बहुत हल्का क्वेश्चन है। करेंसी मार्केट में कन्वर्टिबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है एक, ए इज़ द राइट आंसर। फ्रीडम टू एक्सचेंज करेंसीज लाइक कमोडिटीज़ की तरह आप करेंसी को आराम से लेन देन कर सकते हैं, बदल सकते हैं अक्रॉस द काउंटर। चलिए, इसके बारे में कुछ जानना तो जान लीजिए। कन्वर्टिबिलिटी दैट मीन परिवर्तनीयता इज द लिक्विडिटी, द क्वालिटी दैट अलाउ money or the other financial instrument to be converted into the other liquid stored values. Convertibility is an important factor in the international trade where the instrument valued in different currency must be exchanged. Okay, fourth question on screen, GDP is the total market value of goods and services produced in the economic during the particular year excluding taxes and subsidies on the product. Okay, real GDP growth measure how much the production of goods and services in the economic has increased in the actual physical term during a year. Nominal GDP growth helps to measure the increase in the incomes resulting from rise in the both the production and prices, which are correct statement. GDP से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपको, नॉमिनल जीडी से संबंध पूछा गया है, रियल जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी का कंसेप्ट पूछा गया है। इसमें आपको पता है कि नहीं, इस क्वेश्चन में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं पता कीजिए। चलिए, ये जो पहला प्रश्न है उस पर सोचिए ज़रा सा। पहला पे देखिए, इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ पहले आपको। इसका सही जवाब सी है, 2 और 3। अब एक क्यों गलत है वो ध्यान से दीजिए। क्या जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। ये टैक्स और सब्सिडीज को क्यों हटाया जाएगा? चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग। इसलिए आपने पहला ऑप्शन तो छाट ही लिया था। जीडीपी वास्तव में क्या होता है? टोटल मार्केट वैल्यू होता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमिक में, वो भी एक भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर एक साल में, इंक्लूसिव जिसमें कि आप टैक्स भी जोड़ते हैं, सब्सिडीज़ को घटाते हैं या जोड़ते हैं, सब जानते हैं आप सब्सिडीज़ टैक्स को क्यों हटाइएगा? नहीं हटा सकते हैं जीडीपी में। मार्केट वैल्यू टेकन मार्केट वैल्यू जो होता है टेकन एट करंट प्राइसेस इन ए नॉमिनल जीडीपी। आप जब नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है? इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आप इस इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड नहीं कर देते हैं। द वैल्यू टेकन एट ए कॉन्स्टेंट प्राइस दैट इज द प्राइस फॉर द ओल्ड प्रोडक्ट टेकन एट ए अनचेंज बेस ईयर, उसको कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी सिंपल सी बात है, रियल जीडीपी किसी बेस ईयर पे होता है, एक निश्चित आधार वर्ष उसके लिए डिफाइन होता है। उस पर आप अगर इन्फ्लेशन को जोड़ देते हैं, इन्फ्लेशन रेट को जोड़ते हैं, तो आपको नॉमिनल जीडीपी मिलता है। इन सिंपल टर्म्स, रियल जीडीपी इज द नॉमिनल जीडीपी। उसमें से आप इन्फ्लेशन को निकाल दीजिए, आपको रियल जीडीपी मिल जाएगा, और रियल जीडीपी में जब इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए तो आपको नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगा। रियल जीडीपी ग्रोथ 10 मेजर
रियल जीडीपी मापता है हाउ मच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक हैज इंक्रीज, कितना वास्तव में बढ़ा है, कितना वस्तुओं का उत्पादन नया हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में इन फिजिकल टर्म्स ड्यूरिंग अ ईयर। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑन द अदर हैंड इज ए मेजर ऑफ इंक्रीज इन द इनकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम राइज इन द बोथ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। इसमें आपने इनकम में कितनी वृद्धि की है ये मतलब दिखाता है नॉमिनल जीडीपी, नॉट फ्रॉम रियल जीडीपी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिजाइन टू, क्यों तैयार किया था प्रीडेटरी प्राइसिंग? ताकि इससे डिराइव कॉम्पिटिटर आउट ऑफ बिजनेस, ताकि बिजनेस से कॉम्पिटिटर प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके, इनकरेज इंट्रेंट्स इनटू द मार्केट, या फिर अटेन लिस्ट कॉस्ट आउटपुट। चलिए इसका सिंपल सा सवाल है, इसका सिंपल सा सवाल है और इसका सिंपल सा जवाब है। इसमें से प्रतियोगिता को पूरी तरह हटाने के लिए ये सिस्टम लगाया जाता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग, द प्राइसिंग ऑफ द गुड्स और द सर्विस एट सच अ लो लेवल दैट द अदर फर्म्स कैन नॉट कम्पीट एंड आर फोर्स्ड टू लीव द मार्केट। मतलब सीधा सा बात है, बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई विक्रेता या कोई बहुत बड़ा कंपनी अपनी वस्तु का कीमत इतना गिरा देता है कि बाजार में और भी विक्रेताओं के सारे माल अनबिके रह जाते हैं, अनकम्पिटिटिव हो जाता है, धड़े के धड़े रह जाते हैं और उस प्रकार उसको बाजार से बाहर निकाल देता है। सिंपल शॉर्ट में है कहे तो प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए वस्तु की कीमत पूरी तरह से नीचे गिरा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ये जो बाहरी विदेशी घुसपैठिया स्पीसीज होती है उसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर होता है? क्या वो रैपिड रिप्रोडक्शन और उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है, हाईली डिस्पर्सिबल एबिलिटी होती है, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी होता है और एबिलिटी टू सर्वाइव इन ए वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन। चलिए ये तो सिंपल सवाल है मेरे ख्याल से, और आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इसका सही जवाब है, क्या ये किसी भी वातावरण में जी सकते हैं, किसी भी कंडीशन में एबिलिटी है इसका? जी हाँ, इसका सही जवाब है 1 2 3 4 सारे के सारे गुण विदेशी पोषक, विदेशी पेड़ पौधे या जीव जंतु जिसको हम लोग जनरली इन्वेसिव प्लांट्स, इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेसिव एलियंस स्पीसीज इंक्लूड, एक तो रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, हाई डिस्पर्सल एबिलिटी, बहुत तेज़ी से फैलता है ये। दूसरा है एबिलिटी टू अडेप्ट साइकोलॉजिकली टू न्यू कंडीशन, किसी भी नए वातावरण में अपने आप को ढालने की इनको बहुत ही बेहतर क्षमता होती है। एंड एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन द वेरियस फूड टाइप्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन, किसी भी खतरनाक से खतरनाक कंडीशन में इनको मतलब ऐसा अडेप्शन होता है कि तुरंत अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। ए गुड प्रिडिक्टर ऑफ इन्वेसिवनेस इज वेदर ए स्पेसीज हैज सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली इन्वेडेड एल्सवेयर। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नगोया प्रोटोकॉल के बारे में विचार करना आपको। नगोया प्रोटोकॉल to assess the genetic resources and fair and equitable sharing of benefit arising from their utilization is a supplementary agreement to the Convention on International Trade and Endangered Species. Okay, Nagoya Protocol also covers traditional knowledge associated with genetic resources. Okay, it also addresses genetic resources where the indigenous and local communities have their established right to grant access to them. Which are correct option? I think सोचिए ये थोड़ा सा टफ सवाल हो सकता है। चलिए इसका सही जवाब मिल चुका है आपको मेरे ख्याल से। चलते हैं आंसर में, 2 और 3 इसका सही जवाब है, 1 गलत है। ऑफ कोर्स एक गलत है क्योंकि वो कार्टागेना प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आता होगा। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एसेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन ऑन द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नॉट साइट्स। तो सारा स्टेटमेंट सही था, बस उसमें साइट्स जोड़ दिया गया था, दैट्स व्हाई दैट वाज फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। इट प्रोवाइड्स ए ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द 3
objective of the CBD. Okay, CBD, Convention on Biological Diversity, fair and equitable sharing of benefits arising out of utilization of genetic resources. सीधी सी बात है, नगोया प्रोटोकॉल में यही कहा गया है कि जेनेटिक रूप से किसी चीज़ का जब मॉडिफिकेशन होता है तो सीबीडी को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान रहे कि इसका फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हो लोगों के बीच, आई मीन देशों के बीच. नगोया प्रोटोकॉल एड्रेस द ट्रेडिशन नॉलेज एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज with the provision on access, benefit sharing, compliance. It also addresses genetic resources where indigenous and local communities have the established right to grant access to them. Contracting parties are to take measure to ensure these communities prior informed consent, fair and equitable benefit sharing, keeping in mind community law and procedures as well as customary use and exchange. Okay, third question on screen. Consider the following statement about the Cartagena Protocol on biosafety. It is the first international regulatory framework for safe transfer, handling and use of living modified organism LMOs. It was negotiated under the aegis of UNFCCC. Okay, the protocol established a biosafety clearing house to the facilitation information exchange with the special attention of developing countries. Okay, last question was Nagoya Protocol, this question was Cartagena Protocol. This has come with साथ साथ आता है कभी भी, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि पहले सवाल को हल कर लेते हैं. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन अबाउट कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी. तो पहला ऑप्शन तो सही ही है लग रहा है आपको. चलिए दूसरा ऑप्शन ये गलत है. दूसरा ऑप्शन आप छाट सकते थे, तो दो छाटिए और एक सही है, तो ऑटोमेटिक दोनों में है. 3 की बात, तो ये प्रोटोकॉल 3 ऑटोमेटिक सही है, इसलिए ए इज द राइट आंसर. चलिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, द फर्स्ट इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सेफर ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाज निगोशिएटेड अंडर द एजिज ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जैसे आपने थोड़ा देर पहले नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा, वो भी सीबीडी से जुड़ा हुआ है, और ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये भी सीबीडी से जुड़ा हुआ है. जिस तरह से आपको पहला प्रश्न में नगोया प्रोटोकॉल में आपको साइट्स का स्थान देख के आपको मिसगाइडेड करने की कोशिश की गई, इसी प्रकार इसमें UNFCCC को देकर मिसगाइड करने की कोशिश की गई. तो ध्यान रहे, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल दोनों जो है वास्तव में ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किससे निकला है, तो ये CBD से आया है. द प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड जनवरी 2000, इसको 2000 में अपनाया गया था. प्रोटोकॉल इंटर इनटू द फोर्स सितंबर 2003 में इसको फोर्स में ला दिया गया है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटोकॉल इज टू contribute ensuring an adequate level of protection in the field of the safe transfer, handling and use of LMO resulting from modern biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risk to the human's health and specifically focusing on transboundary movement. Protocol established a biosafety clearing house to facilitate information exchange, contains provision on capacity building and financial resources with the special attention to developing countries and those without domestic resources or regulatory system. Fourth question on screen. International Consortium on Combating Wildlife Crime, ICCWC, is a collaboration between which of the two body or 3 body or 4 body? ये जो ICCWC जो बनाया गया है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बेटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए, किसके पीछे? साइट से ट्रैफिक, इंटरपोल, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक. आई थिंक दिस इज गुड क्वेश्चन बट दिस इज अ टफेस्ट क्वेश्चन. चलिए ध्यान रहे, इसको छाटने का एक ही तरीका था, 2 साइड्स में नहीं आता है, तो आप 2 छाट सकते थे और करेक्ट आंसर में बी पहुंच जाते. बी इज द राइट आंसर. साइट्स इसके अंतर्गत नहीं आता है. ICCWC is a collaborative effort of the 5 intergovernmental organizations working to bring coordinated support to the National Wildlife Law Enforcement Agency and to sub-regional and regional networks that on a daily basis act in the defense of natural resources. कौन कौन इसके पार्टनर है? तो सबसे पहला ध्यान रहे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एंड फ्लोरा सेक्रेटरिएट है. I did something mistake. No, not at all. It's correct.
ट्रैफिक नहीं है इसमें, मैंने साइट्स के बारे में बोल दिया था क्या गलती से मुंह से, साइट्स इसमें ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। ओके, चलते हैं। यही थोड़ा सा माफ़ी मांग लेता हूँ उसके लिए कि ट्रैफिक का बोल रहा था, मैं मन में सोच रहा था साइट्स, इसलिए गलती हो गया था। साइट्स इसमें है, साइट्स है, इंटरपोल है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है, वर्ल्ड बैंक भी है और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी है। एक पावरफुल मतलब एक तरह से बॉडी है जो इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में ड्यूरिंग द इंटरनेशनल टाइगर फोरम। ICCWC का मिशन क्या है? स्ट्रेंथन करना है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एंड प्रोवाइड करना है कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट एट नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल टू कॉम्बैट वाइल्ड एंड फॉरेस्ट क्राइम। ये जो जंगली जीव जंतुओं का हत्या होता है, पेड़ पौधों की जो कटाई हो रही है, जंगली जानवरों का, जंगली पौधों का, उसको रोकना है। क्राइम ये जो हो रहा है उसको रोकना है, इंश्योर करना है प्रेडेटर्स ऑफ द सीरियस वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट क्राइम विल फेस formidable and coordinated response। फिफ्थ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोटॉप। देखिए बायोटॉप क्वेश्चन है आपका सवाल, इसके ऑप्शंस हैं। इट इज एन इकोलॉजिकल एरिया दैट इज यूजली लार्जर देन इकोसिस्टम। बायोटॉप क्या लार्जर होता है इकोसिस्टम से? बायोटॉप, ओके। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू आइसोलेट बायोटॉप्स फ्रॉम ईच अदर। जनरली ऐसा देखा जाता है कि बायोटॉप को अलग कर दिया जाता है, एक दूसरे से अलग होते हैं फॉर नीके बायोडाइवर्सिटी प्रोपागेशन विच आर करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बायोटॉप क्या बायोडाइवर्सिटी से बड़ा है? और क्या ये ऐसा जनरली ऐसा देखा गया है प्रैक्टिस में कि बायोटॉप्स को नीके से अलग कर दिया गया हो? ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसलिए इसका सही जवाब है डी। डी इज़ द राइट आंसर, कोनो सही नहीं है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। बायोटॉप इज़ एन इकोलॉजिकल एरिया दैट सपोर्ट्स ए पार्टिकुलर रेंज ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को मतलब एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए एक छोटा सा एरिया होता है। बायोटॉप इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू द टर्म हैबिटेट। ये हैबिटेट से मिलता जुलता है। ए बायोटॉप इज जनरली नॉट कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज स्केल फेनोमेनन। फॉर एग्जाम्पल ए बायोटॉप माइट बी ए नेबरिंग पार्क। आपका घर का बगल में एक पार्क हो, वो भी बायोटॉप हो सकता है क्योंकि ये हैबिटेट है। एक बेग गार्डन है, इवन ए पोटेड प्लांट और फिश टैंक। आप छोटा सा जो पोटेड प्लांट है या एक ना आपने जो छोटा सा एक्वेरियम बनाया है, अपना तालाब बनाया है, वो भी एक बायोटॉप या एक हैबिटेट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स द बायोटॉप इज नॉट ए मैक्रोस्कोपिक बट इट्स ए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मतलब ये छोटी से दृष्टिकोण को समझने के लिए होता है। टू प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इट इज कॉमनली एम्फेसाइज दैट बायोटॉप शुड नॉट बी आइसोलेटेड। जनरली ऐसा कहा जाता है कि बायोटॉप को आप अलग मत कीजिए। इंस्टेड बायोटॉप्स नीड टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर्स एंड अदर सराउंडिंग लाइफ्स। For without this connection to life forms such as animals and plants, biotopes would not effectively work as a place in which diverse organisms live। देखिए आप इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म तो उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि एक तो छोटा क्षेत्र होता है, आप अलग अलग इसमें अध्ययन करना चाहते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होता उतना। सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर रीजनरेटिंग बायोटॉप्स इज टू प्लेन ए स्ट्रेच बायोटॉप्स, नॉट जस्ट फॉर पॉइंट वेयर एनिमल एंड प्लांट्स कम टू गो। Okay, next question on the screen. Consider the following statement regarding leader of opposition in either house of the parliament। संसद के किसी भी सदन में उपस्थित जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उस पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। Position of leader of the opposition received a statutory recognition through the salary and allowances of the leader of opposition in the Parliament Act 1977। सिंपल सी बात जानिए, क्या ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला है कि नहीं? एक बात, व्हेन नो पार्टी इन द लोकसभा सिक्योर्स रिक्वायर्ड सीट्स टू फॉर्म एन अपोजिशन पार्टी, देन टू डेजिग्नेट ए लीडर ऑफ अपोजिशन द मैटर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज द गुड क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज सिंपल क्वेश्चन भी है और हल्का क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए इसका सही जवाब बताइए। समय शुरू हो चुका आपका। जी हाँ, इसका सही जवाब है ओनली वन इज द राइट आंसर। टू इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ऑप्शन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द पॉलिटिशियन हु लीड्स द ऑफिशियल ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू क्लेम्स द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल opposition in the either house of a party has to secure 15 seats, 10% of the seats of the Lok Sabha or 10% of the Rajya Sabha।
It received a statutory recognition through the salary and allowances of leader of opposition in the Parliament Act 1977, which defines the term leader of opposition, जिसने leader of opposition को परिभाषित किया है as that the member of the Lok Sabha or Rajya Sabha who, for the time being, the leader of the house of the party in opposition to the government, having the greatest numerical strength and recognized such as by the chairman of the Rajya Sabha or the speaker of the Lok Sabha, as per the salary and allowances of the leaders opposition in the Parliament Act 1977, by which the post has got official and statutory status. The majority required is decided by the heads of the house, that is the speaker or the chairman in the case may be. Next question on screen. Consider the following statement regarding speaker of the Lok Sabha. लोक सभा के स्पीकर के बारे में बताना आपको कौन सा कथन सही है. स्पीकर ऑफ लोक सभा लीव द ऑफिस जस्ट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली. जैसे ही असेंबली भंग होती है वैसे ही लीडर ऑफ जो स्पीकर होते हैं वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, ऑफिस छोड़ पद से बाहर आ जाते हैं. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी वर्क डायरेक्टली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द स्पीकर. चलिए इसका सही जवाब है, बोलिए जल्दी बोलिए, समय शुरू हो चुका आपका. जी हाँ, इसका सही जवाब है 2 ओनली. आपको पता होगा एक तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि स्पीकर का पद ऐसे समाप्त नहीं होता है जब तक नया सेशन शुरू ना हो जाए या नई चुनाव के बाद कोई नया लोकसभा का अध्यक्ष ना बन जाए. स्पीकर ऑफ द लोकसभा डज नॉट लीव ऑफिस जस्ट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली. He continues to be, or he or she continues to be in the office till the newly formed assembly takes its first meeting and elects the new speaker. Committee like Business Advisory Committee, General Purpose Committee and Rules Committee work directly under the chairmanship. Okay, next question. लोकल बॉडी के संबंध में है, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें इनकरेक्ट है. ध्यान रहे इनकरेक्ट पूछा गया है. 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ. आइडेंटिफाई किया गया 22 लोकल लेवल्स फंक्शन को टू बी डिवॉल्व इन द 2 म्यूनिसिपैलिटीज़ इंक्लूडिंग प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ. सेकेंड ऑप्शन, सिंस द enactment of 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, election to the urban local bodies is held once in every 5 years in the whole state in India. Okay. Third statement, as per the amendment Municipal Corporation Act 1888, mayors are directly elected by the people in all states. चलिए समय शुरू हो चुका आपका और आपके ऑप्शन रहे हैं ये इस प्रकार. इनकरेक्ट पूछा गया है. चलिए जल्दी जल्दी सोचिए, आपका 74वां संविधान संशोधन के अंदर हुआ कि नहीं. 22 को लोकल फंक्शन था कि 18 को था, आप याद कीजिए कुछ. चलिए पहला सवाल, पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो 1 और 3 हो सकता है और दूसरा 2 गलत है कि नहीं ये सोचिए. क्या ये 74वां संविधान में था 5 साल के लिए सभी स्टेट में होगा? चलिए इसका सही जवाब मिल चुका है मेरे ख्याल से आपको. 1, 2, 3 तीनों का तीनों गलत है. इन सम स्टेट्स इलेक्शन टू अर्बन लोकल बॉडीज हैव नॉट बीन हेल्ड फॉर ईयर्स. लंबे समय से तो बहुत से अलग अलग जगह में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ अर्बन लोकल बॉडीज़ का. डिफीटिंग द लॉफ्टी गोल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस. जिस सुशासन की बात हम लोग करते हैं, जिसका हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, इसका गोल अचीव अभी तक नहीं हो पाया. तमिलनाडु इज़ अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल. द आइडिया ऑफ द गिविंग मोर अथॉरिटी टू द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नेंस हैज़ suffered a serious stunting. In spite of the 74वां Constitution Amendment Act 1992 identifying 18 local function, not 22, 18 local level function to be devolved, including the planning for economic and social development, regulation of land, construction of building, urban planning, public health. The average of the subjects devolved in these years is 9 and does not include the major municipal services which continue to be run by the para-statal authorities to answer the state government. Newer devices used to be bypass the local bodies and priorities are styled as special schemes such as urban renewal
smart city directly supervised by the central government and partnered by the state government in 7 states: Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh, Uttarakhand. Mayors are directly elected by the people. झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बिहार में भी, यूपी में भी, एमपी में है कि नहीं बताइए? यस, एमपी में भी यहाँ पर मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है, वो भी लोगों के द्वारा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की अवमानना आ गया क्वेश्चन। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट एंड द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर विच लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट। क्रिमिनल अटेम्प्ट का मतलब होता है डूइंग एन एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और थर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 स्टेट दैट फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ एनी केस विच हैज बीन हर्ड एंड डिसाइड इज नॉट ए कंटेम्प्ट। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? मेरे ख्याल से आपको पता होगा इसका सही जवाब। चौथा प्रश्न का सही जवाब आपको बताइए। चलिए इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट का सीधा सीधा मतलब होता है बिलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर, रीट या अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट और बिलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग टू द गिवन कोर्ट। क्रिमिनल अटेम्प्ट का मतलब होता है द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर डूइंग एनी एक्ट सच एज स्कैंडलाइज द एंड लोअर द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट, prejudice or interferes with the due course, judicial proceeding, interferes or obstruct the administration of justice in any other manner। और contempt of court 1971 clearly कहता है fair criticism of any case which has been heard and decide is not contempt। तो आपको ध्यान से समझना था कि आप देख लीजिए ऑप्शन सिविल वाला, यहाँ पब्लिकेशन दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। राज्यपाल की शक्ति के बारे में पूछा गया है। ही अपॉइंट्स द स्टेट्स इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइंस इज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस। ही डिसाइडेड द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर in the consultation with the election commission. He constitute a state finance commission after 5 year, every 5 year, to revive the financial position in the of the panchayat and the municipalities, which are the correct options। चलिए इसका सही जवाब बताइए। राज्यपाल की शक्ति के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? चलिए इसका सही जवाब 1, 2 and 3 all are correct। State election commissioner is also appointed by the governor through removed by the president। लेकिन आपको पता होगा उसको रिमूव किया जाता है, मतलब दो रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर इज एम्पावर्ड अंडर द आर्टिकल 192। गवर्नर को शक्ति मिली है 192 के तहत डिस्क्वालीफाई करना किसी भी मेंबर को ऑफ द हाउस का और या फिर हाउस of the state legislature when the election commission recommends that legislature is not longer complying with the provision of article 191, he causes to be laid before the state legislature the annual state financial statement, which is the state budget. Further, no demand for grants shall be made except on his recommendation. They can also make advances out of the contingency fund of the state to meet any unforeseen expenditure. Moreover, he constitutes the finance commission of state. Thanks a lot for watching this video. Once again, I would simply say, if you love my video, please share it to your friends and subscribe and hit the bell button for your confirmation। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके आप इसे आगे बढ़ाएं, दोस्तों को भी मदद करें, उन्हें भी कुछ ज्ञान अर्जित करने का मौका दें। मैं इस तरह की वीडियो आपको और भी ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। क्यूज मैनर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनर टू लर्न समथिंग न्यू
और ये एक बेहतरीन तरीका है। हालांकि प्रश्न का थोड़ा जो लेवल है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है, तो कृपया करके आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये यूपीएससी से लेवल का क्वेश्चन पेपर है। हालांकि आप चाहे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो आपको ईजी लगेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। धन्यवाद।